जय हिंद बच्चों। मेरा नाम मनोज। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंपनी से आशय और कंपनी की विशेषताएं। ये क्वेश्चन 6 नंबर का उठता है बोर्ड में और कभी कभी 10 नंबर में भी उठता है। लेकिन आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंपनी के प्रकार। जो अगर कंपनी के प्रकार पूछता है तो आपको सिर्फ कंपनी के प्रकारों के नाम लिख देने हैं। अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि 6 नंबर में पूछा जाता है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के प्रकार से। ये हो गया कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा होता है आपका गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तीसरा होता है आपकी असीमित कंपनी। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी 3 प्रकार की होती है। अगर क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखोगे कंपनी 3 प्रकार की होती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इन्हीं के अंदर से बनता है क्वेश्चन। कभी कभी पूछ लेते, पता है कि अक्सर पूछता है कि सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनियों में अंतर। अब पहले हम पढ़ लेंगे ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या है? ये कंपनी मतलब इसमें सदस्य का दायित्व अंश तक ही सीमित होता है। जैसे नाम है ना, अंशों तक द्वारा सीमित कंपनी, तो इसमें सदस्यों का दायित्व अंशों तक सीमित रहता है। बस सदस्यों का दायित्व खरीदे गए, क्रय किए गए, क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से आशय क्या है? इसमें सदस्यों का दायित्व क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। कहने का आशय यह है, यदि किसी का एक अंश का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये का अंश है, आपका शेयर है, तो 100 ही रुपये तक की उस सदस्य का दायित्व सीमित होगा। 110 111 तक नहीं, सिर्फ 100 रुपये तक। अब इसके आगे बनता है, मतलब अंशों द्वारा सीमित कंपनी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला हो गया आपका निजी कंपनी। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। दूसरी हो गई आपकी सार्वजनिक कंपनी। तीसरी हो गई एक व्यक्ति कंपनी। क्या नाम है? पहला हो गया आपका निजी कंपनी,
दूसरी आपकी हो गई सार्वजनिक कंपनी, थर्ड आपका हो गया एक व्यक्ति कंपनी। पहला निजी कंपनी, दूसरी सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से उठता है क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। क्वेश्चन बनेगा आपका निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए, वो भी 6 नंबर का। अब मैं इसको रफ करूंगा और उसके बाद निजी कंपनी के बारे में लिख दूंगा, फिर सार्वजनिक कंपनी, फिर एक व्यक्ति कंपनी, फिर आखिरी में पढ़ेंगे हम गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। तो अभी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है 6 नंबर का, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। आप लोग साथ साथ पहले वीडियो भी देख लिया करो और साथ साथ लिख भी लिया करो, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी जैसे ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए। जैसे ये हो गया निजी कंपनी, इधर मैं लिख देता हूं सार्वजनिक कंपनी। और आपको आंसर कैसे लिखना है, यहां पर लिखना होगा अंतर का आधार, ऐसे भी लिखना पड़ेगा ना, अंतर का आधार। ये आप बोर्ड के लिए लिख रहे हो, बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा अंतर का आधार। यहाँ पर नाम इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप, मैं मतलब कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उससे मुझसे संपर्क कर सकते हो। हाँ, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे कि हम पहले हम निजी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। निजी कंपनी क्या है, इसको लोक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, लोक कंपनी के नाम से जाना जाता है, लोक नहीं अलोक कंपनी के नाम से जाना जाता है बच्चा, इसको जाना जाता है लोक कंपनी के नाम से। लो, पहला क्या हो गया, नाम, नाम भी लिख सकते हैं, ये पहला ही अंतर हो गया आपका। इसे अलोक कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसको लोक कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, दूसरा हम लिख सकते हैं अंत में नाम, अंतर का आधार लिख दो, अंत में नाम। अंत में नाम क्या है, इसके अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, इस कंपनी के नाम के अंत में सिर्फ लिमिटेड शब्द लिखा होगा। अगर हम तीसरे अंतर की बात करें, तीसरे अंतर में हमको लिखना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। देखो दोनों चीज, इस जो मैं बता रहा हूं इससे दो चीज तैयार हो जा रही है आपकी, सदस्यों की संख्या, देखो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में पता चल जा रहा है और दोनों में अंतर भी पता चल जा रहा है। इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2, अधिक, इस 2 में 2 जीरो बढ़ा दो 200। इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7, अधिक जारी किए गए अंशों तक, किए गए अंशों तक। अब एक होता है संचालकों की संख्या। अब देखो चौथा, ज्यादा से ज्यादा तुम 6 ही, अगर इसमें देखो अंतर लिख दोगे, 6 अंतर लिख दोगे तुमको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें हो गया संचालकों की संख्या,
संचालकों की संख्या में अगर हम बात करें, लिखो कम से कम कितने, 2, अधिक 15। ये तो आ गया, हो गया निजी कंपनी का। और इसमें कम से कम कितना, 2 या 3, 3, अधिक 15। अब देखो एक अंतर और है, अंशों का हस्तांतरण। ये हस्तांतरण नहीं कर सकती, ये अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। क्या नहीं कर सकती, हस्तांतरण। देखो एक अंतर और है, 6 आपका हो गया अंशों का निर्गमन। ये निर्गमन क्या करती है, निर्गमन नहीं कर सकती। और ये निर्गमन, सार्वजनिक कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है। अब जमाएं स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। देखो ये जमा स्वीकार नहीं करती है, ये कंपनी। सार्वजनिक कंपनी जमा स्वीकार करती है। और साथ ही साथ कुछ और अंतर है, ऐसे ही लिख लो। इसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होती है, न्यूनतम पूंजी, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1,00,000। इसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 50,000 या अधिक। अब देखो ये सब आपको उतार लेना है। ये हमने बात किसकी कर ली, ये हमने बात कर ली निजी कंपनी व सार्वजनिक कंपनी में अंतर की। 6 नंबर का पूछा जाता है, नंबर ये भी लिख लो, 6 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। अंतर का था नाम, इसको निजी कंपनी को आलोक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और सार्वजनिक कंपनी को लोक कंपनी के नाम से जाना जाता है। अंत में नाम, निजी कंपनी अपने अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है और सार्वजनिक कंपनी अपने अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है। सदस्यों की संख्या कम से कम, निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 2, अधिक से अधिक 200। और सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7, अधिक से अधिक जारी किए गए अंशों तक सीमित होती है। संचालकों की संख्या कम से कम 2, निजी कंपनी में कम से कम 2, अधिक 15। सार्वजनिक कंपनी संचालकों की संख्या कम से कम 3 और अधिक 15। अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी अंशों का हस्तांतरण नहीं करती है और सार्वजनिक कंपनी अंशों का हस्तांतरण करती है। अंशों का निर्गमन, निजी कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं करती है, सार्वजनिक कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। जमा स्वीकार करना, देखो एक अंतर है, जमा स्वीकार करना, निजी कंपनी जमाएं स्वीकार नहीं करती है और सार्वजनिक कंपनी जमाएं स्वीकार करती है।
मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और फिर लिख लेना अपनी कॉपी में। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। ये आपके 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने अभी ये दोनों कंपनी किसके अंतर्गत आती है, ये दोनों कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक कंपनी और आती है जिसे एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है। उसके बारे में पढ़ाने के लिए मुझे पहले ये इसका यूज करना पड़ेगा। इसको यूज करके फिर मैं आपको एक व्यक्ति कंपनी के बारे में भी बता देता हूं। अब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति कंपनी। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, आप लोग देखना, जिसमें लिखा था कंपनी 3 प्रकार की होती हैं और उसमें पहला था अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में था कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी भी 3 प्रकार की होती हैं। वो था आपका, पहला था आपका निजी कंपनी, दूसरा था सार्वजनिक कंपनी, तीसरा क्या था उसमें, एक व्यक्ति कंपनी। क्या था, देखो पहले देखो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ये बताया था मैंने आपको, अंशों द्वारा, मिटर जा, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। क्या थी, 3 प्रकार की थी। ये बताया था ना मैंने आपको, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और आपका एक व्यक्ति कंपनी। तो मैंने देखिए निजी कंपनी के बारे में आपको बता दिया, सार्वजनिक कंपनी के बारे में बता ही दिया है। अब बचता है एक व्यक्ति कंपनी के बारे में। लाइए एक व्यक्ति कंपनी को यहाँ हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति कंपनी में जैसे नाम है, इसमें कंपनी में सदस्यों की संख्या एक रहेगी, जो भारत का नागरिक हो, एक होगी और वो भी भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसमें दूसरी चीज क्या रहेगी, इसकी न्यूनतम पूंजी होगी, न्यूनतम पूंजी, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होगी 1,00,000 और अधिकतम होगी आपकी 50,00,000। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 50,00,000। ये तो आपका न्यूनतम पूंजी और प्रदत्त पूंजी होगा। ये अपने नाम के अंत में क्या लिखेगा, एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी कंपनी। जैसे निजी कंपनी लिखती थी, ये लिखती क्या लिखती थी, लिखती थी प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखता था लिमिटेड। ये क्या लिखेगा, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, अपने नाम के एंड में। और इसकी साल का टर्नओवर अधिक से अधिक कितना होगा, 2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर नहीं होगा। और इसके लिए नियम शर्तें वही हैं जो निजी कंपनी के लिए नियम शर्तें हैं, वो सारी नियम शर्तें इस पे लागू होती हैं। निजी कंपनी की सारी नियम शर्तें लागू होते हैं, नियम शर्तें लागू होते हैं, शर्तें लागू होती हैं इसमें। और इसमें संचालकों की संख्या, देखो संचालकों की संख्या, देखो सदस्यों की संख्या तो एक रहेगी, जो कंपनी का प्रबंध मंडल होगा, संचालक मंडल होगा, संचालक की संख्या होगी कम से कम 1, मतलब 1 से लेकर के 15 तक, 1 से 15 तक होगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आज तक हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, ये आपको मतलब एक ज्ञान के लिए मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद हम बात करेंगे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित कंपनी के बारे में। हाँ, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब बात करते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है। बहुत लोग लगभग इसको छोड़ा ही दिया जाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा पढ़ लो। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसमें गारंटी ली जाती है बस, और कुछ नहीं। क्या है भाई, पहले तो इसकी बात हम करेंगे, इस कंपनी का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य, पहले कोई ना कोई कंपनी बनाई थी ना, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। लाभ अर्जित करना नहीं होता है, नहीं होता। इस कंपनी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। और इसका उद्देश्य क्या है फिर, नहीं होता है, और इसका उद्देश्य होता है, आपका उद्देश्य अगर आप बात करें तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र को, धर्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना होता है, को प्रोत्साहन करना होता है। तो करना भी लिख देते हैं यार बच्चों। क्या होता है, इस कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना नहीं होता है। इस कंपनी का उद्देश्य कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र को प्रोत्साहन करना होता है। और इसमें सदस्यों का दायित्व समापन के समय स्टार्ट होता है। कंपनी के समापन पर इसमें सदस्यों का जो दायित्व है, दायित्व जो है किसका, सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के पश्चात स्टार्ट होता है। कंपनी के समापन के बाद ही स्टार्ट होता है, इनके पश्चात शुरू होता है। सीधी भाषा में, एकदम साधारण भाषा में देखो, इस कंपनी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, कला विज्ञान धर्म खेल प्रोत्साहन को प्रोत्साहन करना होता है। और इसमें सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के पश्चात शुरू होता है। और इसमें सदस्यों का दायित्व देखो, स हो गया, सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय, इसके कंपनी के समापन के समय, इसमें सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय जो कंपनी की संपत्ति पर जो देय है उस तक ही निर्भर होता है। कंपनी के समापन के समय कंपनी के संपत्ति के योगदान के बराबर कंपनी के देव, इसमें सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के पश्चात, कंपनी के समापन के पश्चात, मापन के पश्चात कंपनी के संपत्ति में योगदान के बराबर होता है, योगदान के बराबर होता है। बस एकदम सीधी और सरल भाषा में सुनिए। क्या है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इस कंपनी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, और इस कला और विज्ञान धर्म खेल को प्रोत्साहन करना ही इस कंपनी का उद्देश्य होता है। और इस सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के पश्चात शुरू होता है, और सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के पश्चात संपत्ति में योगदान के बराबर होता है। जो वो संपत्ति में योगदान करेंगे उसी के बराबर होता है, जो जितनी संपत्ति में योगदान किया है उसके बराबर उनका दायित्व है। अब इसके बाद आता है आपका असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी। असीमित कंपनी तो अपने लगभग भारत में काम करती ही नहीं है,
तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे भी नहीं। ये आ जाएगा आपका असीमित कंपनी। ज़्यादा नहीं, इसमें 2-3 लाइनें हैं, इसको भी देख लेते हैं। असीमित कंपनी, इस जैसे असीमित है, इसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। सदस्यों का दायित्व दायित्व असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। इसमें सदस्यों को घर बार सब बेच करके अपना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इसमें मुद्रांक कर नहीं लगता है। मुद्रांक कर मतलब कागजों से संबंधित कर जो होते हैं, मुद्रांक कर नहीं लगता है। तीसरा हम बात करें, ये अंशों के मतलब इसमें इसके ये अंशों द्वारा कंपनी भी हो सकती है, बिना अंश की कंपनी, अंशों की भी कंपनी हो सकती है, हो सकती है और बिना अंशों की कंपनी भी हो सकती है, बिना अंशों की कंपनी भी हो सकती है। ये आपका हो गया असीमित कंपनी। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन उठता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रमुख प्रलेख क्या होते हैं? अभी तक हमने देखो पढ़ लिया है। अगर हम अभी बात करें, अभी तक हमने पढ़ने की बात हम करें, अभी तक हमने पढ़ लिया है कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है? कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तीसरा, असीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कितने प्रकार की होती है? यह आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला, निजी कंपनी। दूसरा, सार्वजनिक कंपनी। तीसरा, एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, ये भी हमने क्लियर कर लिया है, जो आता है पेपर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आते हैं आपके 2-2 नंबर में। इससे क्या मतलब, 2-2 नंबर का भी इस अभी है, वो भी हम बात करेंगे। 2-3 हैं अभी टॉपिक इसमें, जो अभी मतलब इस आज हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक आता है पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है? पार्षद, हटाओ यहां लिखते हैं, पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है? 2 नंबर में पूछ लेता है, नहीं 3 नंबर में पूछता है, 2 नंबर नहीं। अगर हम पार्षद सीमा नियम की बात करेंगे, पहला लिखोगे यह एक प्रमुख प्रलेख है। प्रमुख प्रलेख का मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। प्रलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? एक प्रमुख प्रलेख है। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी का कार्य क्षेत्र, कंपनी क्या कार्य करेगी, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के अधिकार तथा कंपनी की पूंजी। इसमें कंपनी का कार्यक्षेत्र, देखो पहले हम कहेंगे पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक प्रमुख प्रलेख है। इसके अंतर्गत कंपनी के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, अधिकार तथा पूंजी का वर्णन होता है। और कंपनी, पार्षद सीमा नियम के जरिए कंपनी और बाह्य जगत में क्या बोलता है? बाह्य जगत में, बाह्य जगत के संबंध को संचालित किया जाता है। संचालित करने का काम करता है। क्या करता है? संचालित करने का काम। पहले तो ये हो गया पार्षद सीमा एक प्रमुख प्रलेख है। इसके अंतर्गत कार्यक्षेत्र, कंपनी के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, अधिकार तथा पूंजी का वर्णन किया जाता है। और पार्षद सीमा नियम में कंपनी और बाह्य जगत के साथ बाह्य जगत के संबंध में
संबंध संचालित किया जाता है। क्या है? कंपनी और बाह्य जगत के बीच जो संबंध है उनको संचालित किया जाता है। तीसरा, इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका निर्माण किया जाता है। अधिनियम के अनुसार निर्माण किया जाता है। क्या है भाई? पार्षद सीमा नियम का निर्माण कैसे होता है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। और इसमें बदलाव किया जा सकता है। बदलाव मतलब परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें कंपनी एक्ट के अनुसार। कंपनी एक्ट मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। सीधी भाषा में अगर हम बात करें कि पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है? पार्षद सीमा नियम से आशय यह है, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक प्रमुख परिलेख है। इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, अधिकार और पूंजी का वर्णन किया जाता है। यह कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाया जाता है। इसमें परिवर्तन कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जा सकता है। और साथ ही साथ पार्षद सीमा नियम कंपनी और कंपनी के बाह्य जगत के संबंध को संचालित करने का कार्य करता है। ये हो गया पार्षद सीमा नियम। इसको भी आप लोग उतार लेना। अब इसको रफ करते हैं। अब एक रह गया, दो टॉपिक और रह गए हमारे, उसको कवर करते हैं। फिर अपने शब्दों को विराम दूंगा। फिर नई क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। दूसरा क्या है? पार्षद अंतः नियम। पार्षद अंतः नियम क्या है? जो पार्षद सीमा नियम में ये भी इन कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रलेख है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसके बारे में बताते हैं कि पार्षद सीमा नियम में जो कार्य हैं और उद्देश्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और उपनियम है, नियम और उपनियम इसी में उल्लेखित होते हैं। किसमें उल्लेखित होते हैं? पार्षद सीमा नियम में। अब हम पार्षद सीमा नियम की बात करें। पार्षद सीमा नियम क्या करता है? ये कंपनी और अंशधारी व ऋण पत्रधारियों में के संबंधों को संचालित करता है। अंशधारी कौन? और ऋण पत्रधारी के संबंध को संचालित करता है। क्या काम है? संचालित करना। क्या संचालित करना? कंपनी और अंशधारी और ऋण पत्रधारी के संबंध में को संचालित करना। पार्षद सीमा नियम के कार्य और उद्देश्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक। अब एक आखिरी टॉपिक है प्रविवरण। ये बहुत बढ़िया चीज है, प्रविवरण। चलिए यहीं पर पढ़ लेते हैं, क्या रफ करें। प्रविवरण का मतलब होता है आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र क्या है भाई? इसका क्या मतलब क्या है? कंपनी जनता को आमंत्रित करती है। कंपनी क्या करती है? जनता को आमंत्रित करती है। किसको आमंत्रण पत्र देती है? जनता को। प्रविवरण से आशय क्या है? कंपनी जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण पत्र देती है या आमंत्रित करती है। किसके लिए करती है आमंत्रित? अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए।
ऋण पत्र क्रय करने के लिए। कंपनी प्रविरण के माध्यम से जनता को अंश व ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रण पत्र देती है। इसी आमंत्रण पत्र को प्रविरण कहा जाता है। दैट्स इट। हाँ तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद।